नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, खेती को लाभदायक बनाने के लिए सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से एक है औद्यानिक मिशन। औद्यानिक मिशन का लक्ष्य था कि प्रति इकाई लागत को कैसे बढ़ाया जाए और खेती में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए, जिससे कि अनाज फसलों के साथ औद्यानिक फसलों की खेती कर आपको बेहतर लाभ मिल सके। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे एक ऐसे ही किसान से इस वृत्त चित्र के माध्यम से, जो औद्यानिक मिशन की योजनाओं का लाभ उठाते हुए अमरूद और केला की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। आज इस बात पर सारी कवायद हो रही है कि खेती में मुनाफा बढ़े। कृषि क्षेत्र में मुनाफा तभी बढ़ सकता है जब खेती की प्रणाली में बदलाव हो। खेती की पद्धतियों में परिवर्तन जरूरी है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार कृषि नवाचारों और खेती की प्रणाली में बदलाव से ही संभव है। किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन से किसानों को अपेक्षित लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नवाचारों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में लागत में कमी और प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए गए। इस योजना के अंतर्गत फलदार बागों के विकास और फलदार पौधों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। जिला उद्यानिक मिशन योजना अंतर्गत जनपद वाराणसी में अमरूद की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें प्रति हेक्टेयर जो है इकाई लागत 22,000 रुपये निर्धारित है, जिसका 75% अनुदान 3 किस्तों में किसानों को दिया जाता है। और यह अनुदान जो है प्रथम वर्ष 9,878 रुपये निवेश के रूप में, उसके बाद 3,200 रुपये करके 2 किस्तों में द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में निवेश के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इस योजना की ओर बहुतेरे किसानों ने रुख किया। उद्यान विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों के अथक मेहनत और प्रयास से वाराणसी जनपद में कई किसानों ने इन सुविधाओं एवं सहायता का लाभ उठाया और नए बागों का विस्तार किया। ऐसे ही एक किसान हैं वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र आराजी लाइन के ग्राम मेहंदीगंज मड़ई के निवासी राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में दी जाने वाली सुविधा एवं 50% अनुदान की बदौलत राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 2006 में अमरूद की बागवानी की शुरुआत की। राजेंद्र प्रसाद ने 2 एकड़ क्षेत्रफल में अमरूद के पौधों का रोपण किया। उद्यान विभाग से हमें जो है 2 एकड़ के लिए जो है पौधा मिला था, 211 के पौधा, और करीब 50% पहले साल, 30% दूसरे साल और 30% जो है तीसरे साल दवा ववा जो है कुछ मिला हमें अनुदान। और तीसरे के बाद जो है जो हमारा फलित चालू हो गया, तो हमने जो है कि अपना लागत पूरा लगा रहे हैं, कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, पूरा लेबर सब चार्ज लेकर के सब अपना कर रहे हैं। औद्यानिक मिशन के अंतर्गत
राजेंद्र प्रसाद को अमरूद के पौधे और खाद पाने के लिए नकद धनराशि उपलब्ध कराई गई। इस योजना में हमने मेहंदीगंज में राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ उनको मोटिवेट करके ये कार्यक्रम चलाया है। राजेंद्र प्रसाद जी मुख्य रूप से खेती करते थे, दलहनों तिलहनों की और साथ में अन्न की, लेकिन उनको यहाँ सबसे बड़ी समस्या श्रमिक की हो रही थी और श्रमिक से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने उनको सलाह दी कि यदि आप अमरूद की खेती करेंगे तो जहाँ आपको श्रमांश कम लगेगा, साथ ही साथ आपको अधिक उत्पादन भी मिलेगा, उससे लाभ मिलेगा। तो 3 वर्षों तक तो इसकी सुसप्ता अवस्था रहती जिसमें कि आपको फल प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी अवस्था में हमने उनको सब्जियों की खेती की सलाह दी, जिससे उन्होंने सब्जियों की खेती की और काफ़ी लाभ कमाया। और 3 वर्ष बाद उनका जो उद्यान जो है वो पूरा तैयार हो गया और उससे फिर वो अमरूद की फसल लेके आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। पौधरोपण के साथ ही अमरूद के बाग में उद्यान विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार निराई गुड़ाई, पोषण प्रबंधन तथा फसल रक्षा के जरूरी कार्य राजेंद्र प्रसाद करते रहे। बागवानी फसलों में टपक सिंचाई का काफी महत्व है। टपक सिंचाई से जहां पानी की खपत कम होती है, वहीं किसानों को गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के अंतर्गत बागवानों को टपक सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फसलों की सिंचाई करने के लिए कम से कम पानी में हम अच्छे से अच्छे उत्पादन को कैसे ले सकें, इस विधि को माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत कृषकों को हम कुछ नई विधियों को हमने बताते हैं, जिसमें कि टपक सिंचाई पद्धति यानी ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर की सिंचाई पद्धति, ये हमको कार्यक्रम जो है माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत हम किसानों को देते हैं। इसका औद्यानिक फसलों में इसका बहुत ही लाभ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भराव वाली सिंचाई करने से औद्यानिक फसलों का उत्पादन कम होता है, जबकि टपक सिंचाई पद्धति से फलदार पौधों में और स्प्रिंकलर सिंचाई से जो बहुत नज़दीक की साग भाजी फसलें हैं उनको केवल सीमित मात्रा जितनी उसकी आवश्यकता उतना ही पानी मिलता है। इससे उनके जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है और उत्पादन में 20 से 25% तक की वृद्धि संभव है और रोग कीट व्याधियों से भी बचाव होता है। राजेंद्र प्रसाद ने भी टपक सिंचाई प्रणाली को अपनाया। फलस्वरूप उन्हें भी गुणवत्ता युक्त अमरूद के फल प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो रही है। अमरूद के अनुपयोगी एवं अनुत्पादक पौधों की कटाई छटाई बहुत जरूरी है। हाँ, फिर से नई फलियाँ निकलते हैं और वो भी फल बड़े बड़े हैं, और जो किनारे पर रह जाते हैं ना, जो नहीं काटेंगे तो बहुत छोटी फल आएंगे। कारण है कि किनारे पर जो है कि उतना पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता उन लोगों को, और नया कल्ले जो आएंगे उसमें बस जितने जड़े में नए कल्ले आएंगे उतने ज़्यादा फल भी मिलेंगे हमें, और उससे बहुत कम फल मिलते हैं। सिर्फ किनारों पर मिलते हैं, नए कल्ले नहीं दे पाते उतना। अमरूद के पेड़ों को रोग और कीड़े से बचाने के लिए राजेंद्र प्रसाद पूरी कोशिश करते हैं।
उचित शस्त्र क्रियाओं, सही देखभाल और संस्तुत तरीके से फसल रक्षा के उपाय कर राजेंद्र प्रसाद आज अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। 2 एकड़ के बाग से राजेंद्र प्रसाद को प्रतिवर्ष 2.5 से 3 लाख रुपए की बचत हो जाती है। हमारे 2 एकड़ के अमरूद के खेत में जो है दवा ववा हर चीज़ लेबर ओबर खर्चा कुल काट करके 2 से 2.5 से 3 लाख तक जो है कि हमें बचत प्राप्त हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद इस तरह 2 एकड़ अमरूद के बाग लगाकर स्वयं के लिए एक ठोस आमदनी का जरिया प्राप्त करने में सफल हुए हैं। उनके बाग में 5 से 6 स्थानीय ग्रामीण श्रमिक भी काम करते हैं। इस तरह उन श्रमिकों को उनके गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। बागवानी फसलों की खेती की यही एक अलग विशेषता है। मैं राजेंद्र प्रसाद के बगीचे में काम करता हूँ। मुझे शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको घर के पास ही काम मिल जाने से मैं इनके बगीचे में काम करता हूँ। मुझे वेतन तनख्वाह देते हैं। नजिंदर के बगीचा में हम देख रेख करीला, हमें काम मिल गया हो, वही में हम काम करीला। राजेंद्र के बगीचा में हम काम करीला, रोज 200 रुपया देलन। संझा सवेरे हम संझा ला अपन करीला सवेरे से। अमरूद की बागवानी से होने वाले लाभ से उत्साहित होकर बागवानी की दूसरी और इस क्षेत्र के लिए सर्वथा नई फसल केला की खेती की ओर भी राजेंद्र प्रसाद ने अपना रुख किया। केला की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वाराणसी जनपद में बृहद योजना चलाई जा रही है। सरकारी अनुदान एवं सहायता की उपलब्धता को देखते हुए राजेंद्र प्रसाद ने 2 बीघा क्षेत्रफल में केला के 2228 पौधों का रोपण किया। दो एकड़ में हमने उद्यान विभाग से जो है कि हमें 2280 पेड़ मिला है और इसको हमने जुलाई में मिला हमें और इसको लगा दिया गया है। ये जो है कि पौधा लाइन से लाइन जो है कि 5 फुट की दूरी पर है और जो है कि पौधे से पौधे की दूरी भी उतना ही 5 फुट है। इससे जो है कि उसके जो चारों तरफ फैलने के लिए जगह जो है पर्याप्त मिलेंगे और एक में एक सटेंगे नहीं। वैज्ञानिकों के सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन में अब राजेंद्र प्रसाद एक सफल केला उत्पादक बन गए हैं। उद्यान विभाग से जो है कि हम लोग जाते हैं वहाँ बराबर महीने 2 महीने पर, तो वहाँ से पूरी सलाह लेते हैं कौन कौन सी दवा और क्या क्या छिड़काया जाए, तो बताते हैं वहीं लाकर यहाँ से। हमने जो है कि इसको जो है थाला पर लगाए हैं लाइन लाइन से करके और उसी पर जो है थाला द्वारा मिट्टी बनाया जाता है। थाला टाइप का जो चारों ओर से खाद पानी दे करके बराबर खाद को बराबर दिया जाता है और इसके बढ़वार के लिए जो है कि पोषक तत्व भी कुछ मिलाकर दे दिया जाता है। केला की फसल में पोषण प्रबंधन का बड़ा महत्व होता है। राजेंद्र प्रसाद विशेषज्ञों की सलाह से ही केला की फसल में पोषण प्रबंधन एवं अन्य सस्य क्रियाएं मजदूरों के साथ करते हैं। केला की फसल को रोगों एवं कीड़ों से सुरक्षित रखना भी जरूरी है। रोगों एवं कीड़ों के प्रकोप के प्रति सजग रहते हुए राजेंद्र प्रसाद समय समय पर आवश्यकतानुसार दवाओं का छिड़काव करते रहते हैं।
केला की फसल में अच्छी फलत लग जाने पर ही अच्छा मुनाफा होता है। राजेंद्र प्रसाद की केले की फसल अब फलत में है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होने की पूरी उम्मीद है। बागवानी फसलों की खेती को अपनाकर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी परंपरागत कृषि प्रणाली में बदलाव किया। अनाज फसलों के साथ अमरूद एवं केला की खेती से उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई और जीवन में खुशहाली आई। यदि समय की मांग को देखते हुए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से खेती में नवाचारों को अपनाया जाए तो निश्चित रूप से खेती एक फायदे का सौदा साबित हो सकती है। किसान भाइयों, ये बात रही औद्यानिक मिशन योजना से लाभान्वित किसान की सफलता की कहानी की। और अब बात करते हैं गेहूं की फसल में। चूंकि इस समय बालियां निकल आई हैं और या बहुत जगह निकलने वाली है, जो थोड़ा विलम्ब बोई गई है उनमें अभी वो रेड़ा पर है। तो ये जो मौसम चल रहा है, इसको देखते हुए कई तरह के रोग इस समय गेहूं की फसल में लग सकते हैं। तो गेहूं की फसल को रोगों से बचाने के लिए और इस समय कौन कौन से रोग लगेंगे, उनके रोकथाम के क्या उपाय करें, इस बारे में बातचीत करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर रमेश चंद। तो डॉक्टर साहब, जो ये अवस्था है, हम देख रहे हैं कि 3 अवस्थाओं में गेहूं है। एक तो बाली निकल आई है, एक निकलने के कगार पर, और एक में कुछ थोड़ा देर से निकलेगी जी, हफ्ता 10 दिन बाद भी निकल सकती है, जो बहुत विलम्ब से बोई गई है। तो इस समय गेहूं की फसल में कौन कौन से रोग लग सकते हैं? देखिए, इधर जो लगातार बरसात हुई है, खेतों में पानी लग गया है और नमी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो गेहूं इस समय बालियां निकल रही हैं, उनकी नीचे की पत्तियां पीली पड़ गई हैं और इस समय एक रोग जिसको हम लोग पत्ती झुलसा कहते हैं, इसके आने की प्रबल संभावना है। और चूंकि अभी ये बहुत तेज़ी से फैल इसलिए नहीं रहा है कि रात का तापमान थोड़ा सा काफ़ी नीचे है। जो ये तापमान रात और दिन का मिला करके 17 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, तब आप ये समझ सकते हैं कि इस रोग का प्रकोप बहुत तेज़ी से हो जाएगा, क्योंकि मौसम सारी चीज़ें इसके लिए अनुकूल हैं, केवल तापमान इसको रोके हुए है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जहां इनको दूरदर्शन से या अखबार से उनको ये औसत तापमान 17 डिग्री इनको पता लग जाए और खेतों में नीचे की पत्तियों पर धब्बे पड़ने लग जाएं, तो ये समझ जाएं कि इस रोग का प्रकोप होने वाला है। और उसके लिए वो तुरंत ही डाइथेन M45 या किसी ऐसे डाइथेन M45 है, फॉलिकोर है, अगर ऐसी दवाओं का वो प्रयोग करेंगे तो पूर्णतया इस रोग पर वो नियंत्रण पाल सकते हैं। तो ये किस मात्रा में डाइथेन M45 या फॉलिकोर का प्रयोग? फॉलिकोर का प्रयोग देखिए, जब वो करते हैं तो करीब 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको कर लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो परिणाम आता है, अगर आपको कुछ पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हों, अगर उस समय आप करेंगे तो ये बिल्कुल आपका पौधा क्लीन हो जाएगा, एकदम साफ साफ दिखाई देगा, पत्तियां हरी रहेंगी। देर से करने से थोड़ा सा इसका प्रभाव कम होता है। जहाँ तक डाइथेन के प्रयोग का सवाल है, ये भी करीब करीब 800 से 900 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय ये तो पत्तियों के झुलसा की बात हुई, बाली में भी कुछ वो काला होने का रोग लगता है। हाँ, देखिए, तो वो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं और शुरुआती दौर में उसके ऊपर रोकथाम के लिए क्या करें? देखिए, उसको हम लोग गेहूं का कंडुआ रोग कहते हैं। कंडुआ रोग में क्या होता है कि ये बीज के द्वारा जनित रोग होता है। तो जो किसान भाई बीज का उपचार करके बोते हैं, उनके यहाँ बहुत कम संभावना होती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई बीज छूट गया है, कंडुआ रोग लग रहा है, तो जो
ये बालियां निकलती हैं उसी समय से बालियां इसमें से काली निकलती हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब वो खेत में जाते हैं तो उसको निकाल करके फेंक दें, ताकि आने वाले दूसरी बालियों में परागण के समय ये पौधा बीज में रोग बीज में न पहुँचे। उसके नहीं पहुँचने से आपका बीज सुरक्षित रहेगा और दूसरे साल इस रोग का प्रकोप बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो 2 हुए, इसके अलावा भी कोई रोग और लग सकता है पकान के समय जब पकना शुरू हो? हाँ देखिए, अगर रात का टेम्परेचर इसी तरह से कम रहा, इतना मौसम है कि इसमें गेहूं के गिरवी रोग के आने की संभावना है। अभी तक गिरवी रोग का कोई प्रकोप नहीं है, लेकिन आपको ये सूचना बराबर दूरदर्शन से और कृषि मंत्रालय से बराबर मिलती रहेगी कि गिरवी किन किन क्षेत्रों में आ गया है। तो इसकी सूचना बराबर भारत सरकार देता रहता है। और वैसे भी अगर किसान भाई खेत में जाएं और देखें कि इनके पत्तियों पर कुछ पीले पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हाथ से उठाएं, हाथ उस पर रगड़ें और रगड़ने के बाद से देखेंगे कि हल्दी जैसा जो है कि उनके हाथ में कुछ लग रहा है, तो ये समझ जाएं कि गिरवी रोग का प्रकोप हो चुका है। दवा जो आपको बताया गया कि फोलिक्योर, यह एक ऐसी दवा है जो कई रोगों के काम में आती है। तो अगर आप इसका छिड़काव किए हुए हैं तो इस रोग की संभावना नहीं है। जो किसान भाई गिरवी देख रहे हैं, दवाओं का प्रयोग नहीं किए हैं, तो फोलिक्योर उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो लोग गिरवी में भी फोलिक्योर का प्रयोग कर सकते हैं? जी, गिरवी फोलिक्योर एक ऐसी दवा है जो इसमें जो फंगस होते हैं उनके अंदर एक चर्बी टाइप का बसा होता है, जो सब में पाया जाता है, सारे फंगस में पाया जाता है, कुछ को छोड़ करके 1-2 को। तो इसलिए ये दवा जो है कि सबके उन्हीं को ये बनने नहीं देता है। इसके कार्य करने की पद्धति यही है, इसलिए ये दवा हमारे झुलसा रोग के रोग कारक में, गिरवी में बराबर का असर कारक है। ठीक है डॉक्टर साहब, गेहूं की फसल में लगने वाले रोग, उनके और उनसे फसल को बचाने के उपाय के बारे में जो जानकारी आपने दी, अगर हमारे किसान भाइयों के खेत में ये लक्षण नज़र आते हैं इन रोगों के, तो वो निश्चित तौर पर आप द्वारा बताई गई जानकारी का लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। बातचीत करने और जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।